नमस्कार। कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और विविध अधिगमकर्ताओं की समझ नामक इस खंड में अब हम बात कर रहे हैं मंदबुद्धि बालकों की। वो बालक जिनको मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है। इससे पहले की वीडियो में आप प्रतिभाशाली बालकों के बारे में जान चुके हैं। जो सृजनात्मक बालक हैं उनको हम अलग से कवर करेंगे सृजनात्मकता नामक एक खंड में। क्रिएटिविटी नामक की एक पूरा खंड है, उसको पहले समझेंगे और फिर सृजनात्मक बालक को समझेंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़ते हैं और बात करते हैं मंदबुद्धि बालकों की या मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी। मंदबुद्धि बालक जिनको कहा जाता है मेंटली रिटार्डेड। मंदबुद्धि बालकों को जानने के लिए आपको हॉलिंगवर्थ का एक कथन जानना है, क्योंकि मंदबुद्धि बालकों का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से टेक्निकल है। हॉलिंगवर्थ कहते हैं कि मंदबुद्धि बालक वो होते हैं जिनकी औसत बुद्धि लब्धि यानी जिनका एवरेज इंटेलिजेंस कोशेंट जो है वो 70 से कम हो। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि किसी भी व्यक्ति का जो आईक्यू होता है वो 0 से लेकर और आगे तक चलता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू 70 से कम हो तो ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्ति को मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। तो हॉलिंगवर्थ का यह कथन देखते हैं सबसे पहले। ऐसे बालक बालिकाएं जिनकी मौलिक बुद्धि लब्धि बुद्धि लब्धि 70 से कम हो और जो बौद्धिक रूप से कमजोर बालकों बालिकाओं की श्रेणी में आते हो। ठीक है, वो बालक बालिकाएं जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो उनको मेंटली रिटार्डेड कहा जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड है, मंदबुद्धि है, तो ऐसे बालक या बालिका की क्या विशेषता हो सकती है, आइए उसको जांच लेते हैं। क्योंकि एक बार रीट ने एक बार ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सी विशेषता कमजोर बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति की या फिर यूं कहूं कि मानसिक रूप से मंद बालक की होती है या नहीं होती है। उस तरह का एक बार क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को भी अभी हम देख लेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषताएं, तो पहली विशेषता जो इसमें मिलती है वो ये है बौद्धिक न्यूनता। बौद्धिक रूप से ऐसे बच्चे कमजोर होंगे। दूसरी विशेषता हीन व्यक्तित्व। ऐसे जो बालक बालिकाएं होते हैं उनमें हीन भावना होती है। तीसरी विशेषता शैक्षिक रूप से पिछड़ापन।
क्योंकि ऐसे बालक बालिकाएं उनका आईक्यू कमजोर होगा, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शैक्षिक पॉइंट ऑफ व्यू से, शैक्षिक दृष्टिकोण से ऐसे जो बच्चे हैं वो सामान्य बच्चे बच्चियों से पीछे रहते हैं, निष्पादन उनका कमजोर होता है। फिर आगे बात करते हैं सीमित प्रेरणाएं एवं संवेग। संवेगात्मक रूप से भी ऐसे बच्चे बच्चियां संकुचित होते हैं, बहुत ही कम संवेगों का प्रदर्शन करते हैं और उन्हीं कम संवेगों के आधार पर ये अपने दैनिक कार्यों का या दैनिक जीवन में जो भी निष्पादन करना होता है करते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर हमें यह भी मिलता है कि सीमित प्रेरणाएं और संवेग ऐसे बालक बालिकाओं में दृष्टिगत होते हैं। फिर एक चीज आप याद रखिएगा कि ऐसे बालक बालिकाएं क्योंकि मानसिक रूप से मंद होंगे, परेशान होते हैं, तो ऐसे बालक बालिकाएं अक्सर कुसमायोजित भी होते हैं, मॉल एडजस्टेड होते हैं, तो कुसमायोजित होते हैं। सरल सी भाषा में अगर कुसमायोजन की बात करें तो कुसमायोजन क्या है कि वातावरण में हुए बदलाव के आधार पर अपने आप को बदलने की जो प्रवृत्ति है वो समायोजन है। तो वो ये लोग नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए ऐसे बालक बालिकाएं कुसमायोजित होते हैं। एक चीज आप और याद रखिएगा कि व्यवहारिक रूप से, फॉर्मल औपचारिक रूप से जो धनार्जन के तरीके हैं, जैसे आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आप शिक्षक बनकर आप अपने धनार्जन करेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, कोई आरएएस ऑफिसर है, कोई पुलिस में है। तो इस तरह के तरीकों से धनार्जन या अर्थोपार्जन ऐसे लोग नहीं कर पाते। तो एक पॉइंट यहां पर यह भी बनता है कि धनार्जन अर्थोपार्जन के अयोग्य, ये लोग धनार्जन या अर्थोपार्जन के अयोग्य होते हैं। एक पॉइंट है कि इन लोगों के अंदर शारीरिक अनियमितता होती है, यानी शारीरिक रूप से कई विकार, कई विकृतियां इनके अंदर देखने को मिलती है, और मानसिक संक्रियाएं जो होती हैं वो भी ऐसे लोगों की असंतुलित होती हैं। तो ये दो पॉइंट अपने यहां पर और बन जाते हैं। पहला, अनियंत्रित संतुलित मानसिक क्रियाएं, और अंतिम पॉइंट है शारीरिक अनियमित। शारीरिक अनियमितता भी इन लोगों के अंदर दृष्टिगत होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो खास तौर पर एक मानसिक रूप से मंद, एक मंदबुद्धि बालक में या बालिका में दिखाई देती हैं। अब मंदबुद्धि बालक बालिका की अगर मैं आप लोगों के बीच में प्रिय साथियों बात कर रहा हूं, तो यहां पर एक और चीज है जो आपको जाननी चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंदबुद्धि बालकों के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण फैक्टर जिससे परीक्षा में प्रश्न आता है वो ये कि 70 से कम किस रेंज में एक बच्चे की मंदबुद्धि का स्तर होगा, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन जो मंदबुद्धि बच्चे या बच्चियां होते हैं उसमें से कौन से बच्चे तो पढ़ने योग्य हो सकते हैं, कौन से प्रशिक्षण योग्य हो सकते हैं, कौन ऐसे हैं जिनका ना तो प्रशिक्षण दिया जा सकता है और ना ही जिन्हें शिक्षण दिया जा सकता है। तो इसको लेकर अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन एक टेबल बनाती है और मानसिक मंदता के स्तर तय करती है। आगे हम उसी को समझेंगे और वही टेबल आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएगी। तो अब आइए हम बात करते हैं अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार मंदता या मंदबुद्धि जो है, मेंटल रिटार्डेशन जो है, उसका वर्गीकरण कैसे हुआ है। आइए
आइए साथियों, अब हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन के कौन कौन से स्तर तय किए गए हैं। यह तो आपको पता है कि 70 से कम बुद्धिलब्धि के जो लोग होते हैं उन्हें मानसिक रूप से मंद कहा जाता है। अब इसमें जो 4 तरह के वर्गीकरण आईक्यू के आधार पर होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। यहां मैं बात करूंगा आईक्यू, यहां मैं बात करूंगा वर्गीकरण की, और तीसरे सेक्शन में मैं विशेषता और शिक्षा की बात करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले 20 से कम वो लोग जिनका आईक्यू लेवल 20 से कम होता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है गहन रूप से मानसिक मंद, या फिर इनकी मंदता को कहा जाता है गहन मानसिक मंदता, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ऐसे लोगों को कहा जाता है गहन मानसिक मंदता, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। क्लियर है? प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे लोग जो होते हैं ये प्रायः अल्पायु होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अल्पायु यानी बहुत कम दिनों तक जीवित रह पाते हैं। क्यों अल्पायु होते हैं? क्योंकि आईक्यू इतना कम होता है और इसके कारण बहुत से शारीरिक, मानसिक, स्नायु तंत्र के विकार इनमें होते हैं, जैसे मूक बधिर होना, जैसे बोलने में समस्या, सुनने में समस्या। तो मूक बधिर हो सकते हैं ऐसे लोग, मूक बधिर, स्नायु विकार। ठीक है, मूक बधिर है, स्नायु विकार है, और इस कारण ऐसे लोग पूर्णतः आश्रित होते हैं। क्या है? पूर्णतः आश्रित। ये अपने माता पिता पर या फिर अपने परिवारजनों पर जितने भी दिन जीवित रहते हैं पूर्णतः आश्रित होते हैं उन पर। तो सवाल जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि किस आईक्यू लेवल तक के बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो गहन रूप से मानसिक मंद है, जिनकी मानसिक मंदता 20 से कम है, क्या ऐसे लोगों को शिक्षण या प्रशिक्षण दिया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्लियर? दूसरे स्तर पर आते हैं। तो दूसरे स्तर पर वो होते हैं जो गंभीर मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं, गंभीर मानसिक मंदता। तो ऐसे लोगों का आईक्यू 20 से करीब करीब 35 के बीच में होता है। ठीक है, 20 से 35 के बीच में, तो इनको कहा जाता है गंभीर मानसिक मंद। ठीक है, मंदता, गंभीर मानसिक मंदता। ऐसे लोग गंभीर रूप से मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं, और इनकी जो मंदता है उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। ये लोग भी अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, इन लोगों में ये लोग भी आश्रित होते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्य करने में असमर्थ होते हैं। इनमें ज्ञानात्मक दोष, व क्रियात्मक विसंगति या विकार पाए जाते हैं। क्रियात्मक दोष, विसंगति या विकार पाए जाते हैं।
ठीक है। आश्रित ज्ञानात्मक दोष, क्रियात्मक विसंगति। सवाल फिर उत्पन्न होता है, क्या गंभीर मानसिक मंद बालक बालिकाओं को भी हम शिक्षण प्रशिक्षण दे सकते हैं? उत्तर है नहीं। ऐसे बालक बालिकाओं को भी ना तो शिक्षित किया जा सकता है ना ही प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि ये भी आश्रित होते हैं। इसके बाद आती है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, औसत मानसिक मंदता। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, उनकी बात करते हैं। इन लोगों का जो आईक्यू लेवल है साथियों, ये 35 से लेकर 50 के बीच में होता है। अब यहां पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन ने जो यहां पर बताया है, जहां पर जो सेक्शन बताया है, वो बताया है 35 से लेकर 52 तक का, और इसके बाद वाला जो बताया है वो बताया है 52 से लेकर 67 तक का। लेकिन हम अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से सहूलियत के लिए इसको 35 से 50 मान लेते हैं और इसको 50 से 70 मान लेते हैं। ठीक है, कहीं अगर किसी पुस्तक में आप ये पढ़ें तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट पर जो डेटा उन्होंने दिया हुआ है वो ये है। और इस प्रमाणित डेटा का उपयोग आप परीक्षा में उत्तर देते वक्त भी अगर करते हैं तो पूरी पूरी संभावना है कि आपके प्रश्न का उत्तर किसी भी चांस में गलत नहीं होगा। आइए 35 से 50 वाली बात करते हैं, जो औसत रूप से मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। ठीक है, औसत मानसिक मंदता, इनको क्या कहेंगे हम? इनको कहेंगे मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे लोगों में कुछ शारीरिक अनियमितता मिलती है देखने को, शारीरिक अनियमितता। ऐसे लोगों में शारीरिक अनियमितता मिलती है, लेकिन जो बच्चे बच्चियां 35 से 50 आईक्यू के बीच के होते हैं, ये प्रशिक्षण योग्य होते हैं, यानी इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। किसी भी तरह का प्रशिक्षण, कोई हस्तशिल्प का या कुछ भी इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए तो प्रशिक्षण योग्य जो होते हैं वो 35 से 50 वाले होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। 35 से कम वालों को ना शिक्षित किया जा सकता है ना ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके बाद आती है जनरल, जिसको हम कई बार माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कह देते हैं, कई बार हम इसे सामान्य मानसिक मंदता भी नाम दे देते हैं, कई बार इसे साधारण मानसिक मंदता भी नाम दे देते हैं। और ऐसे लोग 50 से 70 की आईक्यू के बीच के होते हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है साधारण मानसिक मंदता, माइल्ड। कई किताबों में आपको ये जनरल लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। मेंटल रिटार्डेशन, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, साधारण मानसिक मंदता। ऐसे जो लोग होते हैं इन्हें विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षित किया जा सकता है। विशेष प्रावधान इनके लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्गीकरण है जो कि अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा सुझाया गया है।
जिसके अंतर्गत हमने जानने की कोशिश करी कि एक मानसिक रूप से मंद कोई व्यक्ति हो तो उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। 20 से कम गहन मानसिक मंदता, 20 से 35 गंभीर मानसिक मंदता, 35 से 50 औसत और 50 से 70 के बीच में साधारण। और ये इनके शिक्षण या प्रशिक्षण का चार्ट हमने यहां पर देखा। मैं इस पूरे विश्वास के साथ आपको ये बता रहा हूं कि ये पूरी तरह ऑथेंटिक डेटा है और इस ऑथेंटिक डेटा का उपयोग करके आप अपनी किसी भी परीक्षा का, बशर्ते आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, बशर्ते आप रीट का एग्जाम दे रहे हैं, बशर्ते आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, बशर्ते आप किसी सेंट्रल टेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा दें, ये आधिकारिक डेटा आपको हर परीक्षा का उत्तर सही देने में मदद करेगा। आइए अब हम आगे बात करते हैं और इन बच्चों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय में या एक शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए इसकी बात करते हैं। एक चीज मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि कुछ फैक्ट्स इसमें ऐसे हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता और मेरे बताने से वो याद भी नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आपको अपने कॉमन सेंस का उपयोग करके उन प्रश्नों का उत्तर देना है। सवाल आपसे मान लो सीधे सीधे पूछा जाए कि एक मानसिक रूप से मंद बालक की शिक्षा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, विद्यालय को एक सौहार्द से भरा माहौल बनाना चाहिए, पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, बच्चे को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना चाहिए। तो आपका कॉमन सेंस अपने आप दे देगा ना जवाब, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा कि यहां पर हम चाहे पिछड़े बालकों की बात करें, चाहे वंचित बालकों की बात करें, चाहे अपराधी बालकों की बात करें, कुछ चीजें आपको अपने कॉमन सेंस से सोचनी होगी और उसी के आधार पर आपको उसका जवाब देना होगा, तब आपको और बेहतर ढंग से चीजों का हल करने में मदद मिलेगी। आइए अब मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए उस बिंदु पर बात कर लेते हैं। मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा। तो एक चीज तो स्पष्ट है, क्या आप किसी मानसिक रूप से मंद बच्चे के साथ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा कोई दिन आरएएस की तैयारी कर लेगा, कोई दिन आईएएस की तैयारी कर लेगा? नहीं। तो जो हमारी औपचारिक शिक्षण पद्धति है वो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, मानसिक रूप से मंद बच्चों को कक्षाएं उत्तीर्ण करवा देना, फिर उनकी ग्रेजुएशन करवा देना, या ये सारी चीजें नहीं हो सकती। उनके लिए बहुत अलग शिक्षण का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, वो इस बात की पुष्टि करती है कि एक मानसिक रूप से मंद बच्चे को भी अधिकार है किसी सामान्य बच्चे की तरह किसी भी विद्यालय में पढ़ने का। शिक्षा का अधिकार भी इसी की बात करता है, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुख्य बिंदु है जो ऐसे बच्चों की शिक्षा में एक शिक्षक को ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनको इनकी शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर व जिम्मेदार नागरिक बनाने पर बात करनी चाहिए। जिम्मेदार नागरिक, एक आत्मनिर्भर नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये लोग आगे आए, ऐसा प्रावधान इनकी शिक्षा में होना चाहिए। दूसरी चीज, हस्तशिल्प व व्यावसायिक प्रशिक्षण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हस्तशिल्प और व्यावसायिक प्रशिक्षण। मैं यहां पर आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। शेखावाटी में एक संस्था है जिसका नाम है आशा का झरना। आशा का झरना, जो इसी प्रकार के मंदबुद्धि बच्चों के लिए कार्य कर रही है विगत कई वर्षों से। और खास बात पता है आपको क्या है कि ऐसे बच्चे जिनको कढ़ाई बुनाई का या बैग बनाने का या फिर इस तरह का प्रशिक्षण भी उसमें दिया जाता है, और इन बच्चों द्वारा इस तरह के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को करीब करीब विदेशों से, महानगरों से बहुत से लोग हैं जो खरीदते भी हैं।
तो इस तरह के प्रशिक्षण के द्वारा, इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए, इस तरह की संस्थाओं का योगदान लेते हुए ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और अपने जीवन को एक सम्माननीय ढंग से चलाने की आप तैयारी इनसे करवा सकते हैं, या फिर उनके लिए इस तरह की चीजों का प्रबंध आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मानसिक रूप से मंद बालकों बालिकाओं को सामाजिक मूल्यों से परिचित करवाना चाहिए। सामाजिक मूल्यों से परिचय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बालक बालिकाओं का सामाजिक मूल्यों से आप परिचय करवाएं। फिर इनकी शिक्षा, अगर इनको विद्यालयी शिक्षा दी जा रही है तो ये एक विद्यालय का और उसके शिक्षक का उत्तरदायित्व भी है कि वो व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दे, व्यक्तिगत ध्यान दे, व्यक्तिगत शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ जाए कि मानसिक रूप से मंद बच्चों को अध्यापक को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना चाहिए, टीचर को उनके साथ कक्षा उन्नति, वर्ग उन्नति जैसे प्रोग्राम, जैसा आपने प्रतिभाशाली बालकों में पढ़ा था, वो करवाने चाहिए, तो क्या उनके जरिए ऐसे बालक बालिकाओं के साथ आप न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। बस यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं चाहे यहां पे लिख रहा हूं भले ही आपके लिए और आपको एक जनरल आइडिया हो जाए, आपको एक सामान्य आइडिया मिले, लेकिन आपको अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए कि मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा कैसी हो, पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा कैसी हो, वंचित बालकों की शिक्षा कैसी हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अगला पॉइंट देखो, शिक्षण की अपेक्षा प्रशिक्षण पर बल। प्रशिक्षण पर बल। एक पॉइंट और यहां पर बनता है, वो ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर। अब इनको मैं फिर दोहरा दूं, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इनको हमें रटना नहीं है, इन्हें रटना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी मदद से। अब जैसे मैंने यहां पर कहीं नहीं लिखवाया, यहां मैंने लिखवाया ही नहीं कि एक टीचर को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना चाहिए, तो अगर प्रश्न आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार अब बात तो हमारा सर माना लिखवाई को नहीं, जो चीज लिखवाई है वही काम की है ना। आपको एक, आप भी टीचर बनने जा रहे हो, अपने आप को उस जगह पे रख के ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करनी है। आपको अगर कहा जाए कि आप एक टीचर हो, आपकी कक्षा में एक कम आईक्यू वाला बच्चा बैठा है, अब आप उसके साथ क्या करोगे और क्या नहीं, जरूरी नहीं है यहां पर लिखी हुई चीजें आपको वहां मिल जाएं, इसके अलावा भी कुछ मिले तो आपको उस सवाल का जवाब देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर इस वीडियो में हम मानसिक रूप से मंद बालक बालिकाओं के ऊपर हमने डिस्कशन किया। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों के बारे में क्या क्या कहा गया है, और इससे अगली वीडियो जो होगी उसके अंदर हम पिछड़े हुए बालक, वंचित बालक, अपराधी बालक और इस प्रकार से हम चलेंगे। चलिए आइए एक बार दोहरा लेते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले हमने बात करी है मानसिक रूप से मंद बालक होते कौन है, तो वो सभी जिनका आईक्यू, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, जिसको आपको रटना है या फिर यूं कहूं याद रखना है कि मंद बुद्धि वो होगा जिसका आईक्यू 70 से कम होगा। विशेषताएं क्या होगी भाई? मेंटली कमजोर होगा, इस कारण हीन व्यक्तित्व होगा, शारीरिक रूप से, माफ कीजिएगा, शैक्षिक रूप से भी परेशान रहेगा, प्रेरणाएं और संवेग सीमित रहेंगे, इस कारण आपको समायोजित रहेगा, धन कमाने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि माइंड इतना काम नहीं कर रहा, और इस कारण मानसिक और शारीरिक रूप से अनियमितताएं और असंतुलन देखने को मिलेगा। फिर हमने वर्गीकरण देखा, 20 से कम बच्चे गहन मानसिक मंदता, अल्पायु होंगे, शारीरिक विकार से ग्रसित होंगे, आश्रित होंगे पूर्णतः। 20 से 35 वाले गंभीर मानसिक मंद, ये भी आश्रित होंगे, ज्ञानात्मक दोष और क्रियात्मक विसंगति। 35 से 50 औसत रूप से मानसिक मंद, शारीरिक अनियमितता या प्रशिक्षण योग्य इनको कह सकते हैं। 50 से 70 साधारण मानसिक मंदता, विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत इनको शिक्षित किया जा सकता है। और इनकी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान हो, तो कागजी शिक्षा, कागज कलम वाली फॉर्मल औपचारिक शिक्षा इनके लिए नहीं है।
आप इन्हें आत्मनिर्भर नागरिक बनाने की बात करो, आप इन्हें हस्तशिल्प का या व्यावसायिक प्रशिक्षण दो। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हस्तशिल्प का प्रशिक्षण किसे देना चाहिए। हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देना चाहिए मानसिक रूप से मंद बच्चे बच्चियों को। सामाजिक मूल्य से इनका परिचय करवाइए। व्यक्तिगत शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान, विद्यालय को चाहिए कि वो उस बच्चे को कुसमायोजित ना होने दे, उसमें हीन भावना ना आने दे। शिक्षण की अपेक्षा प्रशिक्षण पर बल, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के उन्हें अवसर मिलने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।